हम लोग घटना चक्र एंड एनसीईआरटी सीरीज का आज दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट, जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपका इलेक्ट्रिसिटी से रहता है, और ये हमारे घरेलू यूज में काफी ज्यादा है, इसलिए इस टॉपिक को ऐसे भी हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि जो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, सिर्फ कंसेप्ट बताया था ना, तो आज हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी को भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बिहार के कोई भी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो ये जैसे क्लास 10th का है, क्लास 10th में इसे पढ़ना है, तो क्लास 10th का जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हमने क्या किया है, ले रखा है इसमें। सेकेंड वन इसमें क्या है कि एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग घटना चक्र के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि लग रहा है कि कंसेप्ट आपका बिल्ड हो सकता है, उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है? तो मान के चलिए कि मैं ले रहा हूं एक ऐसे ही एक मेटल जो कि क्या है, कंडक्टर होता है, एक ऐसा ही मेटल बॉडी ले लिया। इससे क्या किया ना कि एक 12 वोल्ट का बिजली, 12 वोल्ट का बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ये हम जानते हैं कि जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। ठीक, अगर इसमें क्या होता है, ये अगर मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है तो पक्का इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे क्या होंगे, काफी पास पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन काफी क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, माइनस में होता है, और वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्लस में चार्ज होता है। तो मैं माइनस वैल्यू को नहीं लेता हूं, सिर्फ क्या ले लेता हूं, 1.6, ठीक ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब बात समझिए, हम क्या यहां से कौन सा चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज इसके पास गया तो ये एक इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस और डायरेक्शन होगा, इस तरफ पे इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, अगर निगेटिव साइड वाले को देखें तो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन, मतलब दूर की ओर भेजेगा। तो ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो हम ये यहां से एक चीज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। तो आप जब करंट पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है, मैं डायरेक्ट इसको इसलिए बता रहा हूं कि मैं डिफिनीशन पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो आपका करंट का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आई इस तरफ होगा। समझ गए बात? यानी कि देखिए पॉजिटिव चार्जेज जिधर से आप देते हैं तो आई क्या देखते हैं ना, आई हम लोग किधर लिखते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्जेज है, यानी कि आई का मूवमेंट किधर है, ये है। यहां से आपको एक बात पता चल रही होगी क्लियर कि करंट का मूवमेंट, करंट का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये समझ गए पूरे पिक्चर से कि आखिर आई होता क्या है। अब समझिए बात को कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो 1 इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो अगर 1 कूलम मैं निकालूं तो 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन में लोगे कितना लोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन से ही ना लोगे आप। तो अगर ये लोगे 1 कूलम तो आता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो I इक्वल टू क्या होगा,
Q बाई टी। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे। I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। Q का जो वैल्यू आया है आपका, ये कितना आया है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम में ले लिया 1 सेकेंड। क्या ले लिया 1 सेकेंड। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो 1C नहीं, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। Q का जो मेरा वैल्यू आया है कितना आया है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। यानी कि करंट किसको बोलते हैं, I का यूनिट क्या होता है एम्पियर, याद रखना है एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम I इक्वल टू देखें एम्पियर, 1 एम्पियर जैसे बोला जाता है ना कि कितने एम्पियर का आपका बैटरी है क्या है, तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बात समझ में आ गई। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपका अगर मूव कर रहा है क्या मेटल में, कंडक्टर में, तो आपको क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर मुझे क्या मिल रहा है, उससे करंट मिल रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है कि मान के चले कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर की ओर है, इधर की ओर है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की ओर है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है, इस तरह, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम क्या जाने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आई इधर की ओर होगा। तो एक बात बताइए, अगर 1 एम्पियर अगर मुझे एनर्जी प्राप्त, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 6 पॉइंट, देख रहे हैं आप 6.25 टू द पावर 18 आपका इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 1 एम्पियर मुझे प्राप्त करना है तो एक इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव कराना है यहां से यहां, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो यही जो वर्क होता है, मान के चलिए कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की ओर लेकर के आता है, तो यही क्या होता है, पोटेंशियल होता है, यही वोल्टेज होता है। समझ गए बात। तो ये पॉइंट पे कुछ और होगा वोल्टेज, इस पॉइंट पे कुछ और होगा वोल्टेज। ऐसे भी आप सोचो ना बात कि आप यहां से काम करना स्टार्ट किए हो कोई पॉइंट से, और यहां पे आते आते क्या होगा, आपका क्षमता वही रह जाती है, नहीं रह जाती है क्षमता, यहां से आकर के यहां पे घट जाती है कुछ ना कुछ। तो यहां पे अगर आपका V1 है, अगर करंट के फॉर्म में ले, यहाँ पे V2 है, अगर दोनों का जो डिफरेंस आता है V1 माइनस V2, यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जिसको बोलते हैं। क्लियर बात। तो यानी कि V इक्वल टू क्या होता है, V जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां लाने पे V इक्वल टू W बाई Q होता है। यानी कि काम करना किस चीज को, Q, यानी चार्ज को वहां से इस पॉइंट पे लाना। ये चीज आप कंठस्थ कर लीजिए, ये सबसे मतलब रूढ़ चीज है पूरे ये टॉपिक का कि पोटेंशियल होता क्या है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक चीज समझ गए आप, I क्या होता है, V क्या होता है, ये क्लियर हो गई बात, डायरेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे एक दो पॉइंट और इसका देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ओम्स लॉ। क्या मिलेगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है कि ओम्स लॉ में ये होता है कि अब हम जान गए कि V होता है, ठीक, V होता है और I होता है। तो V का जो वैल्यू है, अगर V का वैल्यू बढ़ेगा तो I का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये ऑब्वियस बात है, प्रीवियस हम जैसे समझ रहे हैं कि जितना हम उस पर क्या लगाएंगे, जितना उस पर वर्क लगाएंगे और आगे की ओर धक्का मारेगा, आगे की ओर धक्का मारेगा, तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, उतना एम्पियर का करंट मुझे मिलेगा। क्लियर बात ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बिल्कुल फील करिए आप, जो आपको फीलिंग आएगी, आप पूरे टॉपिक को करिएगा ना, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आप बोलेंगे ना कि क्वेश्चन सारा बन रहा है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, I हो जाता है।
इट मीन्स ये जो लॉ दिए थे ना, इन्होंने किसने दिया था? ओम्स ने दिया था। यानी कि ओम्स जी ने ये बताया कि अगर आपकी भी ये है और करंट किधर की ओर है? इधर की ओर है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, अगर भी का जो वैल्यू बढ़ेगा तो आई का भी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, ये क्लियर बात है। अब हम जानते हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भी बराबर कर दिया और आर कर दिया। एक आर मतलब क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब चीज एक नया टर्म मुझे आ गया, भी तो मुझे पता है, आई भी पता है, लेकिन एक आर क्या हो गया? नया टर्म आ गया, यही ओम्स लॉ है। तो इसमें हम आर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर होता क्या है? तो मान के चलिए कि आप चल रहे हैं एकदम स्मूथ सरफेस पे। कैसा सरफेस पे? एकदम रोड है झकाझक। उसके बाद क्या हो गया? रोड थोड़ा मिल गया खराब। समझ गए ना बात? यहां से रोड आप पे मान के चले कि यहाँ पे आपका स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो पॉइंट है देख रहे हैं, ये क्या है? जिग जैग पाथ, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? उबड़ खाबड़ रोड है। तो उबड़ खाबड़ जो रोड हो गया, तो यहाँ पे अगर स्पीड आपका कितना हो जाएगा? 50 पे चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। आपका स्पीड मान के चलो 25 किलोमीटर क्या हो गया? पर आवर। अब फिर यहाँ पे जाइएगा तो फिर उड़ाना स्टार्ट कर दोगे आप बाइक को अपना, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना? यानी कि 50, 25 फिर 50 कर रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा? आपकी बाइक के स्पीड को कम करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? अवरोधक पैदा हुआ। अवरोधक, इसी से बना है प्रतिरोध। कोई चीज को क्या करता है? रोकने का काम करता है। क्या है ये? आपके पास 4 mm का क्या है? तार है। क्लियर? ये आपके पास एक एकदम पतला वाला तार है, ये 2 mm का तार है। ठीक ना? इसको भी आप 100 मीटर दूरी पे ले जा रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं? 100 मीटर की दूरी पे ले जा रहे हैं, ठीक ना? तो एक बात बताइए आपको, अगर यहां पे जो आपको मान के चले कि 4 एम्पियर क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है, तो क्या यहां पे भी 4 एम्पियर करंट मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके जाने के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिरोध होगा। कुछ ना कुछ तार का अपना, कोई भी मेटल है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध के कारण इस यहां पे जो मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा? लेस देन 4 एम्पियर मिलेगा। यानी कि जो भी कम आया वही क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर 4 एम्पियर है तो यहाँ पे लेस देन 4 एम्पियर इसलिए होता है क्योंकि बीच में क्या होता है? कोई मेटल यूज किया गया है। मेटल का क्या होगा? अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी तार को देखिए, आप किसी तार को, किसी करंट पास हो रहा है, पतला तार है, उसको ऊपर की ओर से छुइए ना, तो उसमें क्या मतलब है? गर्म लगता है। गर्म यानी कि क्या होता है? वही हीट रेजिस्टेंस के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि वहां पे क्या हो गया? उसको क्षति हो गया। लेकिन वही अगर हम 4 mm का तार यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर मान के चले कि 3.5 एम्पियर इसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0.5 एम्पियर का लॉस हो जा रहा है। लेकिन अगर 4 mm का हम अगर तार यूज करेंगे तो अगर 4 एम्पियर यहां से छोड़े ना, तो हमको 3.9 एम्पियर मिलेगा। यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर तार की मोटाई को यूज करते हैं, तो जब तार की मोटाई को यूज करेंगे क्या होता है? रेजिस्टेंस का लॉस कम होता है, ठीक ना? मोटे तार को। यानी कि यहां से एक चीज हमें पता चल रहा है कि आर का जो वैल्यू है, ये लंबाई अगर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक ना? जितना दूर लेके जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा चीज होता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होता है, ठीक? एरिया मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। अगर दोनों को एक साथ ले ले तो क्या लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक ना? अब सेम चीज वहां यहां भी आ गया, ये भी ओम्स लॉ है। अब इसमें क्या बोलता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए स्क्वायर। अगर क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो पक्का है। तो यहां पे एक आता है रो, एल बाई ए स्क्वायर। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होता है ना, ये प्रत्येक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो भी मटेरियल, अब जैसे रेजिस्टिविटी आप बोलोगे ना, तो रेजिस्टिविटी ये किसका मैक्सिमम होगा? किसका? इंसुलेटर का। मतलब इंसुलेटर का मतलब क्या? कुछ अलग का।
इंसुलेटर का। मिनिमम किसका होगा? चांदी का, ठीक ना, चांदी। क्लियर बात? ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि चांदी का क्लियर होगा। तो यहां से अपने को एक जो पता चला कि आर का वैल्यू होता है रो एल बाई ए स्क्वायर। अब पूछ देता है ना कि इसका यूनिट क्या होगा, क्या पूछता है? इसका यूनिट। तो रो इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? आर ए स्क्वायर बाई एल लिख सकते हैं ना। आर का हम जानते हैं क्या होता है? ओम। ए मतलब एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे वाले का मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, यानी कि ओम मीटर। ये किसका यूनिट हो गया? रेजिस्टिविटी का। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब जो है ना रेजिस्टेंस जो होता है ना, दो प्रकार से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। एक किया जा सकता है सीरीज में, और दूसरा किया जा सकता है पैरेलल में। क्लियर बात? अब देखिए सीरीज में कनेक्शन जो करते हैं, अगर मान के चलिए दो रेजिस्टेंस को हम ले लिए, यहां पे क्या है? R1, यहाँ पे R2, ठीक ना। लेकिन पैरेलल में जब कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। सीरीज में जब कनेक्शन करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक ना। R1 एंड R2। अब ये अगर R इक्विवेलेंट इसका निकालने चाहें तो क्या हो जाता है ना, R1 प्लस R2 हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसका मैं R इक्विवेलेंट निकालूं R1 और R2 का, तो यहाँ पे हो जाता है 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एक चीज इसमें और याद रख लीजिए कि यहाँ पे जो होता है ना, मान के चले करंट आई गया, तो यहाँ पे भी आई गया, यहाँ पे भी आई गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया? आई गया, ठीक ना। यानी कि करंट इसमें क्या होता है? सीरीज में सेम रहता है। लेकिन पैरेलल में आते हैं तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? I1 और I2 में चेंज हो गया, ठीक ना। यानी कि करंट इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो वोल्टेज बराबर रहेगा, इसमें करंट बराबर रह रहा है तो वोल्टेज चेंज होगा, ठीक ना। तो याद रखना है कि सीरीज में करंट बराबर वोल्टेज चेंज, पैरेलल में करंट बराबर नहीं रहता है लेकिन वोल्टेज बराबर रहता है, ठीक। अब ये बात समझ गए? क्वेश्चन अभी करेंगे कुछ हम लोग, तो वहां पे ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है? हाँ, थोड़ा सा चीज समझ लीजिए, कैपेसिटेंस क्या होता है ये पूछता है। एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर, ठीक ना। इंडक्टर होता है। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है, ऐसे फिगर होता है इसका। यहाँ ये जो दो मेटल प्लेट है, अब बीच में क्या होता है? बीच में कोई इंसुलेटर को डाला जाता है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसको बीच में दो मेटल के बीच में इंसुलेटर को डाला जाता है, उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है ना, कि ये क्या करता है कि यहां से कोई मान के चलो एनर्जी दिया गया, तो यहां पे एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अब आगे करते हैं इंडक्टेंस के बारे में। क्या होता है? इसका फिगर ऐसे होता है, ठीक ना। इसको एल से लिखा जाता है, इसको सी से लिखा जाता है, ठीक ना। एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की यूनिट जान लीजिए क्या होता है। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड है। हिंदी फैराड है। अगर इंडक्टेंस का जानना हो तो हेनरी। क्या होता है? हेनरी। एच से लिखते हैं, इसको एफ से लिखते हैं, ठीक ना। एक चीज अब बात समझ लीजिए, जैसे कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है ना, इस एसी और डीसी दोनों में होता है, लेकिन एक चीज होता है इंपीडेंस। समझ लीजिए बात को, इंपीडेंस क्वेश्चन आता है तो इंपीडेंस क्या है? इसको जेड से सूचित करते हैं। हिंदी में भी इंपीडेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। इसको जेड से सूचित करते हैं। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है। क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोधी है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका भी हो जाएगा ओम। याद रखना है, क्वेश्चन अगर घुमाने का चाहे ना तो पूछ सकते हैं कि इंपीडेंस का यूनिट क्या होता है, तो इसका भी हो जाता है प्रतिरोधी, ठीक ना। ओम ही हो जाता है यूनिट। अगर इसका जेड निकालूं, किसका?
अगर कैपेसिटर का अगर जेड मैं निकालूं तो ये होता है 1/ओमेगा c। ओमेगा का जो वैल्यू होता है कितना होता है 2πf होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2πfc, ठीक ना। अगर इंडक्टेंस में आ जाते हैं तो इसका जो जेड का वैल्यू हो जाता है तो सिर्फ हो जाता है 2πfl होता है, ठीक ना। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि एफ क्या है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। क्योंकि या हम क्यों बोल रहे हैं कि एसी में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, याद रखना है एक चीज और, जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है वो किसके लिए, आवृत्ति जो होता है एसी के लिए, हाँ एसी और डीसी, ठीक ना। तो भारत में आवृत्ति यूज किया जाता है 50 हर्ट्ज, किसके लिए, एसी के लिए 50 हर्ट्ज, लेकिन डीसी के लिए आवृत्ति कितना होता है 0 होता है, क्योंकि एसी का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, और डीसी का डायग्राम कैसे बनता है, इसका एकदम सीधे बनता है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी हो, इसमें आवृत्ति आ रहा है नहीं, और आवृत्ति इसमें आता है ना, क्योंकि आवृत्ति क्या बोलते हैं, एक समय काल जो भी पूरा होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती को, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है 1/t, टाइम पीरियड जितना होता है उसका 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ देगा ना कि जेड का वैल्यू डीसी के लिए नहीं सी का जेड का वैल्यू सी के लिए कितना होता है डीसी में, तो 1/ कितना हो जाएगा, ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे बोल दे डीसी के लिए तो अगर 1/ कितना हो जाएगा डीसी में 0, तो 1/0 का वैल्यू इंफिनिटी, तो अगर डीसी में जेड का वैल्यू पूछे, इंपीडेंस का वैल्यू तो पूछे तो 0 इनफिनाइट हो जाता है, क्योंकि 1/0 हो जाता है। अगर जेड का वैल्यू किस में पूछ दे, इसका पूछ दे, तो यहाँ पे 0 हो जाता है, कि किसके लिए, डीसी के लिए, ये भी किसके लिए, डीसी के लिए, ठीक ना, समझ रहे बात ना आप। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, अपना थ्योरी को समझेंगे, क्लियर, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि धारा घनत्व तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धारा क्या होता है। धारा हम अभी पढ़े कि धारा, अगर मान के चले कि ये है एक मेटल प्लेट है, तो धारा इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितना अच्छा चीज है ये, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो धारा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, समझ रहे बात ना, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, ये दिमाग में रखना है। तो धारा क्या होता है, धारा में तो डायरेक्शन है। अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो जितने भी फिजिक्स हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता ही होता है, परिमाप, बिना परिमाप का पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक ना। तो परिमाप भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, परिमाप और डायरेक्शन जिस दोनों में होता है उसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। लेकिन 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 ये चीज ध्यान रखना है कि जो धारा होता है, ये इसमें दोनों होने के बावजूद भी ये क्या होता है, ये अदिश होता है, क्या होता है, अदिश होता है। इसके पीछे कारण क्या है ना कि ये मैथमेटिकल, एक जैसे कि सदिश अदिश में आप 11th पढ़ोगे ना तो उसमें एक लिखा रहता है कि सदिश अदिश होने के लिए, सदिश होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उसको सदिश बोलेंगे, नहीं, उसके लिए एक और कंडीशन होता है कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो नहीं करता, इसके कारण ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके बारे में हम अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि मुझे अब उसके लिए फिर चॉप्स ला पढ़ाना पड़ेगा, केसीएल केवीएल होता है, ठीक। अब धारा, अब आता है धारा, देखिए तो क्वेश्चन क्यों पूछा धारा घनत्व, क्योंकि बच्चा क्या करेगा ना कि धारा को बोल देगा अदिश है, तो इसलिए धारा घनत्व भी क्या हो जाएगा, धारा घनत्व भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। नहीं, ये क्या होता है, ये सदिश होता है, यही तो खेल है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, सदिश होता है। थोड़ा सा हम लोग धारा घनत्व समझ लेते हैं। देखिए पढ़ने का ही तरीका है कि आप पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, धारा घनत्व लिख लीजिए, इसको गोल कर दीजिए कॉपी पे, पेज बचाने के चक्कर में मत रहिए। इसको सबसे पहले लिख दीजिए, इसको सूचित किससे किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है जे से। जे बराबर होता क्या है, तो जे बराबर होता है I/A, ठीक ना। जे बराबर क्या होता है, I/A। धारा घनत्व तो समझ गए, होता क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सदिश होता है, क्लियर। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा और इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। 10 तक में इतना ही क्वेश्चन है, अब आगे पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन धारा घनत्व मैक्सिमम उम्मीद है कि यही आ सकता है, ठीक ना। तो देखिए एक जो होता है पावर, पावर जो होता है ना, अगर
करंट में हम पढ़े तो P बराबर कितना होता है, V इंटू आई होता है। क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि अगर एक हम जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, IR होता है। तो अगर हम मुझे V नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे यहाँ पे इंटू आई, तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना। अगर मान के चले I नहीं दिया है तो V इंटू V, अब यहां से हाँ तो V बाई क्या होगा, V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, ये किसी भी चीज में पूछ सकता है इसको क्वेश्चन। एक होता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का जो वैल्यू होता है ना, 1 यूनिट होता है। मान के चलिए आपके घर का जो भी बिजली उठता है ना, देखा लिखा रहता है ना कि 1 यूनिट 2 यूनिट। जैसे बिहार सरकार अभी क्या कर रहा है, 125 यूनिट आपका बिजली क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है ना, यानी कि कितना 125 किलोवाट आवर दे रहा है आपको। अब समझिए इस चीज को होता है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत का व्यय कितना होगा। ठीक, हम अभी जस्ट किए हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, किलोवाट आवर होता है ना। किलोवाट कितना वाट है, 100 वाट है। किलोवाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड, किलोवाट हो गया। आवर कितना दे रखा है, 10 घंटे, ठीक ना, 10 घंटे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 1 यूनिट आया। क्या आया, 1 यूनिट बिजली के खर्च हो रहा है। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत का व्यय कितना होगा, तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बात। ठीक, सेम क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, वो समझ गए। किलोवाट आवर ना, बल्ब की शक्ति P बराबर कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, V इंटू आई, दोनों को गुना कर दीजिए। V का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू दिया है, जिसका दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। V कितना है, 220 इंटू 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना, यानी कि 110 वाट यूनिट होता है। आंसर फर्स्ट वाला। हाँ देखिए, अभी ये तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक मकान में 2 बल्बों को एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है तो चमकदार होता है, इनमें उच्चतम अवरोधक किसका होगा। जो ज्यादा चमकता है उसका कम अवरोधक है, जो कम चमकता है उसका ज्यादा अवरोधक। ऑब्वियस बात है, अभी हम लोग किया। रोशनी की तीव्रता पर निर्भर नहीं होता है, क्या क्वेश्चन, अच्छा नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो जिसका पावर अधिक होगा उसका, तो आप समझ लीजिए अगर 2 एक प्रकार का है, एक क्या है, एक R1 एक R2, R1 R2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, R1 बराबर R2, ठीक ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R। अगर पैरेलल कनेक्शन में रहे तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R, यानी कि 2/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना। हम पावर बराबर कितना जानते हैं, V स्क्वायर बटा में R, अभी ना किए हैं, यहाँ पे V स्क्वायर बटा में R। अगर मैं इसका सीरीज वाले का निकाल रहा हूँ, PS कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अब बटा में 2R हो जाएगा। अगर पैरेलल वाला का निकालूं PP का तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अब बटा में 2R का जगह कितना हो जाएगा, R/2, यानी कि 2। यहाँ से देख रहे हैं हम, अगर इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि P पैरेलल वाला क्या है, ज्यादा है P सीरीज से, यानी कि P ग्रेटर देन PS। और जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हो, दोनों समानांतर में जुड़े हो। क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है, किस में अधिक रोशनी मिलेगी, तो जो दोनों समानांतर में जुड़े होंगे उसमें क्या होगा, ज्यादा रोशनी मिलेगी। क्लियर बात, क्योंकि हम लोग वहां से देख लिए। पिन बिजली के प्लग में सबसे एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है ना, समझ लीजिए बात, जैसे कि मान के चले आपका जो पिन होता है ना, मान के चले एसी का पिन है, तो उसमें क्या होता है, 3 होते हैं। एक सबसे लंबा वाला होता है, ये जो होता है ना, इसमें जो तार लगा रहता है ना, हरे कलर का होता है, हरा होता है। ये वाला मान के चलो ये प्लस है ना, आ रहा है जिसमें, ये हमेशा लाल होता है।
ये वाला कोई भी कलर का हो जाता है, ये मैकेनिक पे डिपेंड रहता है किस टाइप कलर का यूज करते हैं। ये अब इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये जो होता है ना एक्स्ट्रा जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी क्या होते हैं करंट होते हैं ना, उसको ये अर्थिंग कर देता है। इससे क्या होता है ना, इक्विपमेंट खराब होने का चांस कम रहता है। समझ गए, यही बात है, यही क्वेश्चन है। हाँ देखिए, सोडियम वाष्प लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलईडी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी का क्या है, वो जीके नहीं पूछता, वो जीएस पूछता है आपसे। ये पूछता है जो आपके जीवन लाइफ में हो रहा है उससे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सोडियम वाष्प लाइट जो होता है ना, और एलईडी बत्ती, इस प्रकार देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शुरू शुरू में कौन आया था, फिलामेंट वाला आया था, टंगस्टन जिसमें यूज होता है। उसके बाद आया था सोडियम लाइट, और उसके बाद आया था एलईडी जो कि डायोडिक होता है। अब इसमें क्या होता है ना, सोडियम जो लाइट होता है, सोडियम लाइट होता है, ये कैसा कलर का होता है, येलो, एक ही कलर छोड़ता है ये, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक। लेकिन वही एलईडी क्या होता है, देखते हैं बहुत सारे कलर का एलईडी आता है, इसको लाइट इमिटिंग डायोड, दिस इज ए टाइप ऑफ डायोड है। काफी सस्ता मिलता है, इसका तो काफी कॉस्ट होता था। डायोड होता है, ये मल्टीपल कलर का होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक जो क्वेश्चन जो है ना, ट्विस्ट कैसे किया है ये मैं बता रहा हूं। जो सोडियम लाइट होता है, मान के चले कि ये सोडियम लाइट है, ये इसका जो प्रकाश होता है ना, ये चारों तरफ फैलता है। क्या होता है, चारों तरफ फैलता है, यानी कि ये क्या होता है, 360 डिग्री में इसका प्रकाश फैलता है। समझिए बात को, मैं कहना चाह रहा हूं सोडियम लाइट, सोडियम वहां से शायद दिख नहीं रहा होगा, सोडियम का जो होता है ना प्रकाश चारों तरफ फैलता है, यानी कि इसका क्या होता है 360 डिग्री क्या होता है लाइट मिलता है। लेकिन अगर मैं यूज करना चाहूं किसको, अगर मैं एलईडी को यूज कर रहा हूं, किसको, लाइट इमिटिंग डायोड को, तो इसका प्रकाश सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है। समझ के बात ना, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। तो क्या बोला, सोडियम बत्ती प्रकाश को 360 डिग्री उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्ती एक ही बत्ती ऐसा नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे बाई चांस हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं गलत बात है। सड़क की बत्तियों को, एलईडी बत्तियों को की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है, नहीं ऐसा बात नहीं है। एलईडी का लाइफ टाइम बहुत होता है, मैं अभी जस्ट खरीदा हूं, उसमें 3 साल का वारंटी दे रखा है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा ना, थर्ड पॉइंट पढ़ ही लेते हैं, उसमें क्या। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ना कि सोडियम बत्ती का दृश्य प्रकाश से स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मोनोक्रोमेटिक होता है, कैसा कलर देता है, पीला होता है। जबकि एलईडी बत्ती है बस समझ कलर बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो यानी कि 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये सब बना देगा। अभी हम लोग पढ़े कि संधारित्र, संधारित्र जिसको किसको बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं कैपेसिटर को, ठीक ना। तो कैपेसिटर का क्या होता है, 1/2πfc, 2πfl किसका होता है, एक्सएल का होता है, ठीक। क्या हो, इंपीडेंस इसको बोलते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा ना कि एसी और डीसी क्या होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं, लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट है ये, एसी और डीसी। कभी कभी एसी और डीसी, एसी और डीसी। देखिए एसी डीसी में क्या अंतर है कि एसी को जस्ट अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, एक बार बढ़ता है, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये ट्रांसवर्स होता है। अगर हिंदी में पढ़े तो ये अनुप्रस्थ होता है और वो अनुदैर्घ्य होता है, ठीक। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता है। डीसी में क्या होता है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। एग्जांपल इसका ले सकते हो कि डीसी का एग्जांपल हो गया क्या, बैटरी वाला जो चलता है ना, बैटरी से जो हमें एनर्जी मिलती है वो डीसी होता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे मुझे याद आ गया कि एक होता है क्या, डायनेमो। डायनेमो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है, याद रखिएगा, इससे जो एनर्जी, डायनेमो किस एनर्जी को किस में ट्रांसफर करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है।
अब इलेक्ट्रिकल में करता है तो हमें कैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, एसी मिलता है कि डीसी मिलता है? तो लोग बोलेगा डीसी मिलता है, नहीं, इससे क्या मिलता है, इससे एसी मिलता है। क्लियर? निकेल कैडमियम ये सब जानते हैं आप लोग, बैटरी वैटरी में यूज किया जाता है। अब कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है ज्यादा। CFL का पूरा नाम क्या है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है? 10 के पावर 4 ओम होता है। ये सब याद करने वाला चीज है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहीं पे हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए।